हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हमारा अगला वीडियो है, चौथा वीडियो है इस सीरीज़ का, भौतिक विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव्य में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं 40 डिग्री पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 36.89 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस होगा। ओके, कितना? 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पे तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पे 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दोस्तों, आए हुए प्रश्नों का संकलन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C प्लस 32 हो तो F का C कितना होगा? तो ये होगा आपका माइनस फ़ारेनहाइट, यानी F बराबर 9/5 का C प्लस 32। ये एक सूत्र होता है जिससे निकालते हैं हम लोग। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वो निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन या आपका जो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से जो विस्तारण होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। समय की दृष्टि से दो द्रव्यों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो यहाँ पे सही कथन क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे वन लाइनर में दिया है। तो इसका होगा Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? ताप क्रम से। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, ये कथन है। और कारण में बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो कारण और कथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी इसकी। कारण है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू जो प्रशीतित्र होते हैं
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यानी CFC इसका उपयोग करते हैं। तो कारण क्या बताया है कथन में, तो ये बता दिया, कारण बताया कि अमोनिया को कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। देखिए कारण गलत है, कथन सही है। फिर से कथन कारक वाला प्रश्न है, यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण है बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण भी सही है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान देना है। तो जो गोलक हैं और जो वलक हैं, तो पत्ती से बने धातु वलय के क्षेत्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, बल्कि यदि धातु वलय को गर्म करें तो वह गोलक निकल सकेगा। क्यों? क्योंकि तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर है वो पूरा नहीं आ पाया है। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। तापन का जब प्रसार होता है तो वलय का व्यास जो है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, दो धातुओं ए तथा बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक गर्म करने पे क्या होता है, ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह कैसा रूप धारण करेगी? तो देखिए यहाँ पे चित्र देखिए, इस तरह का ये रूप धारण करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। कारण है कथन है, तांबे के एक टुकड़े को कांच तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही ताप में गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पे तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण क्या है? तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो क्या इसका जो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो है कारण जो है उसका गलत है, यानी स्पष्टीकरण सही नहीं है। कारण कथन दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण गलत है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण होता है उसकी दर तेज होती है। कथन सही कथन नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने, तो इसमें गलत कथन उन्होंने लिख दिया है, तो इसको हटाइए। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता तथा तापक्रम को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। कारण है कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उनमें नमक मिलाया जाता है, और कारण है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, किंतु इसका व्याख्या गलत है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत परत लगाई जाती है। तो कौन सी परत लगाई जाती है? तो रजत परत लगाई जाती है, यानी कि सिल्वर कोटेड। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें जो है संचालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कथन है, कारण में कह रहे हैं सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो देखिए ए गलत है और जो आर है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हल्के रंगीन कपड़ों को कथन एवं कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। देखिए भी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो यहाँ पे जाड़ों में हम कहाँ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं? हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है हल्के रंगीन कपड़े, यहाँ पे देखिए हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में वरीयता देते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है?
तो ये जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण। एक विशेष दिन व समय में चूरू एक जगह है, 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में जो है 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस पे व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। दोनों में वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, तो कहाँ पे? देखिए, तापांतर समान होने के कारण दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँचे, यानी कि तापांतर बराबर था दोनों में, चाहे वो चूरू हो चाहे वो शिमला हो। ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। फिर से कथन कारण आ गए। कथन ए, ऊंचाई चढ़ने वाले ऊंचाई जो है बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक भी घटता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तो ये कारण हो गया। तो देखिए सही क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह का। कारण एक ए है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो देखिए ए गलत है, आर सही है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। फिर से कथन और कारण आ गए। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, हैंडल। एबोनाइट मजबूत होता है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, मगर जो इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पे टूट जाएगी, क्यों? जमने पे जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, देखिए जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? वही रहता है, क्योंकि वो भाप वगैरह वाष्पीकृत हो जाता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न यानी बादल से घिरी रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा ऊष्मा का विकिरण करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण करते हैं, इसलिए बादल आच्छादित रातें जो होती हैं वो स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित, जो शीत कोष्ठ होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, भंडारित जो फल होते हैं अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर क्या करते हैं? घटा देते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ जाने से क्या होता है? गुब्बारे में आमाप जो होता है उसका बढ़ जाता है, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है। कथन एक, कारण आर। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए ये गलत है, आर क्या है? गलत है। कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं सही है? तो इसमें कुछ ऑप्शन होंगे तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने इसको जो है चुना है, इसको हटाइए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या महसूस करते हैं? तो देखिए कमरे में अगर आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया है तो अंततः कमरे को आप थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए, कितने में? 327 डिग्री सेल्सियस तक में। अब आते तरंग और गति। ठीक है, तरंग और गति जो है नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। अभी हमने जो देखा था ऊपर वो हमारा पहला टॉपिक था, सेकंड टॉपिक तरंग और गति है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंगें। ठीक है, ध्वनि तरंगें। रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, गामा किरण में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्ध्य
तरंग का उदाहरण है। वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा यानी आयन मंडल से। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह कौन सा है? आयन मंडल। ये प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से वे तरंगे जो शून्य से संचरण नहीं कर सकती। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशिक कण हैं। कॉस्मिक किरणें कैसी कण हैं? आवेशिक कण हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन क्या है? वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतया संचारित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो ये आपका होता है 3 × 10⁸ ms-1। फिर यहाँ पे क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है क्या प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 10⁻⁷ मिल। ठीक है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। दृश्य प्रकाश इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव में से दूर संचार के लिए क्या प्रयुक्त है? माइक्रोवेव। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते, क्यों? रीज़न है इसका, एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती हैं। सारे कथन सही हैं। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य में। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। CT स्कैन कराने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है CT स्कैन में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ध्वनि, और जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ माध्यम दिए हैं ध्वनि के बारे में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्वनि की चाल का आरोही क्रम पूछा गया है। तो आरोही क्रम पूछा है जल, इस्पात, नाइट्रोजन। ठीक है। वायु, द्रव्य, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? धातु में। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन जो होता है ठोसों में होता है, ठोस में। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA, इसका ये सूत्र आप देख लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की गति हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहे में से अधिकतम होगी। तो फिर से वही लोहा। अब अगला देखते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैसों के माध्यम से चल सकती हैं। ये सब ऑप्शन के अनुसार उत्तर है इधर। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति जो उसकी होती है वो अपरिवर्तित रहती है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य में कम से कम जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो लगभग होती है 17 मीटर की, यानी कि 16.5 में। ठीक है, 17 मीटर की होती है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति दूसरे से बात है उसको नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। एक या अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर बात नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। विकिरण संवहन चालन में वह जिसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण में। किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रस्थास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी ध्वनि होती है। तो देखिए ये दोनों गलत हैं, इसको हटाइए। पराश्रवित तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाती हैं, उनको साफ कर सकती हैं, उनका उपयोग बीमारियों को इलाज के लिए किया जाता है यानी उपचार के लिए। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करती है। तो ये सारे कथन सही हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी है? तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो ये है आपकी सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण बताइए। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम द्वारा निर्देशित होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कथन में कौन सा सही है ये देखना है हमको। तो कथन 1, 3 और 4 सही है। पहला, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तीसरा है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और पराश्रव्य ध्वनि ऑप्शन 4 की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। पराध्वनिक जेट की उड़ान होती है उसके कारण नुकसान होता है किसको? ओजोन लेयर को होता है नुकसान। देखिए कथन और कारण है। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। और ध्वनि की जो गति होती है प्रवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो देखिए ए गलत है और कारण जो है आर सही है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किससे? आयाम से। तो यहाँ पे जो कथन 1 था तो ये जो है गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो आयाम से मापी जाती है। डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए करते हैं। जब दो आपस में बात करते हैं लोग तो ध्वनि उत्पन्न कितनी होती है? लगभग 30 डेसिबल। ठीक है, लगभग 30 डेसिबल। ध्यान रखना 100 डेसिबल का रब यानी नॉइज़ का प्रबलता स्तर कितना संगत होगा? यंत्र कारखाने के शोर से। 100 डेसिबल का जो नॉइज़ होता है वो ये जो कारखाने होते हैं औद्योगिक कारखाने इनके शोर से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होगा? 45 डेसिबल। मनुष्यों के शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। हम शोर जो है हम लोग 85 डेसिबल तक सुन सकते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल का। ठीक है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण बताएं। तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए। कारण कथन 1, कथन 2, कथन 3। ठीक है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। जब देखिए एक ही सही है। जब ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति जो होती है वो कम हो जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पे बजाए जाएं तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी के अंतर के कारण। अब आते हैं ए और बी। कथन ए और कारण आर। तो अनुकरण विशेषतया जो है बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े जो भवन होते हैं उनमें प्रतीक होते हैं। और दीवारें जो कारण में बताया गया है, दीवारों छत धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो जाता है। तो दोनों सही, कथन और कारण, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। अब फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो गलत, देखिए दोनों गलत, इसको हटाइए, जो सही होगा उसको देखते हैं। इंफ्रारेड एक्स किरणों, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? तो ये रेडियो तरंगों की होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यानी कि रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो क्या? अवरक्त विकिरण एवं रेडियो तरंगों का। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह क्या है? अवरक्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? आवृत्ति आरोपण। ठीक है। फिर एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन पर द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होती है 10 MHz। ठीक है, मेगाहर्ट्ज। फिर कथन ए कारण आर, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण क्या है? कि रेडियो तरंगों की प्रगति विद्युत चुम्बकीय होती है। तो ए गलत है, आर सही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आप इतिहास की वीडियोस को भी देखिए, प्यार दीजिए उन्हें, दोस्तों तक शेयर कीजिए।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।